देखो, आज हम बात करते हैं मेवाड़ की। हमने जनरल बातें तो की थी, थोड़ी बहुत और कर लेते हैं कि मेवाड़ क्या है क्या नहीं है। ये जो मेवाड़ शब्द है, इसमें दो शब्द है, एक तो मे है, दूसरा वाड़ है। इस मे का मतलब दो निकलेंगे, या तो निकल सकता है मेव और दूसरा निकल सकता है मेर। वाड़ जो शब्द है इसका मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा करना या फिर रक्षित प्रदेश। कि मेर या मेव जाति से जो रक्षित प्रदेश था उसको हमने कहा था मेवाड़। तो इसका शब्द का पूरा अर्थ यही निकलेगा कि मेव या मेर जाति से जो रक्षित प्रदेश था उसको हमने कहा मेवाड़। जैसे मारवाड़, मार का मतलब मरुस्थल, कि मरुस्थल से रक्षित जो प्रदेश था, मरुस्थल से रक्षित जो वाड़ था उसको हमने कह दिया मारवाड़। काठियावाड़, काठिया जाति से प्रभावित या काठिया जाति से रक्षित प्रदेश था उसको हमने कह दिया काठियावाड़। इस प्रकार जो वाड़ शब्द है इसका मतलब होता है रक्षा करना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मेवाड़ रियासत में वर्तमान के कौन कौन से जिले आते थे, तो वर्तमान जिले बताओ, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आएंगे? कोई एक जिले का तो नाम बताओ। उदयपुर, चित्तौड़गढ़। दूसरा कौन सा? उदयपुर। तीसरा कौन सा? राजसमंद। भीलवाड़ा भी आएगा, ये लो भीलवाड़ा। प्रतापगढ़ भी आएगा, थोड़ा बहुत हिस्सा नागौर का भी आता था। कुल मिलाकर ये 5 जिले अपने को याद रखने हैं। बढ़ता घटता तो रहता था, कभी थोड़ा आगे चला जाता था, कोई शक्तिशाली राजा होता था वो सीमा को बढ़ा भी लेता था, कोई कमजोर राजा होता था तो दुश्मन सीमा को कम कर लेते थे। इस प्रकार ये बढ़ता घटता रहता था ये जिले। अब अगली हम बात करते हैं कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया था। एक दिन पहला भी आपने चर्चा हुई है मेवाड़ पर। कौन सा राजवंश था मेवाड़ में? 2 राजवंश। पहला तो था गुहिल और दूसरा कौन सा था? सिसोदिया। गुहिल और सिसोदिया वंश था यहां पर। अब बात आती है कि सर ये जो गुहिल और सिसोदिया वंश के शासक थे इसका कोई कुल देवता था क्या? बताओ, मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया वंश का कुल देवता एकलिंगनाथ जी। वेरी गुड। कौन था? एकलिंगनाथ जी था। कलर चेंज करूं? ये लो कलर चेंज और कर दूंगे। तो फिर कुल देवी बताओ, कुल देवी का मंदिर कहां पर है? अब एकलिंग जी को मंदिर घटे, हाँ, बाण माता उदयपुर। एकलिंग जी को मंदिर वो भी उदयपुर में है। पर्टिकुलर स्थान को नाम पूछा तो कैलाशपुरी। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। आगे चलकर हम बात करेंगे। अब बात आती है कि सर मेवाड़ के अंदर आपने 2 राजवंश बता दिए, एक गुहिल बता दिया, दूसरा सिसोदिया बता दिया। ये राजवंश आया कहां से था? यदि भारत में था तो फिर पहले कहां पर था? इसकी मेवाड़ की स्थापना हमने पढ़ा है कि मेवाड़ की स्थापना हुई थी लगभग कितने ईस्वी में? 566 ईस्वी में। तो इससे पहले क्यों नहीं सामने आया ये? भाई यदि भारत के अंदर ही था, यहीं पर शासन हो रहा था, तो पहले क्यों नहीं आया सामने? अब अचानक से 566 में कैसे आया? वही बात है, जैसे हम दिल्ली को पढ़ते हैं तो दिल्ली का नाम पढ़ते हैं, आजकल तो कहते हैं नई दिल्ली। थोड़ा सा पहले का टाइम उठाकर देखा जाए तो पुरानी दिल्ली। दिल्ली के अंदर तो वाकायदा 2 रेलवे स्टेशन, एक नई दिल्ली है, एक पुरानी दिल्ली है। तो किसी समय इतिहास के अंदर जब हमें दिल्ली पढ़ाई जाती थी तो उसमें तो दिल्ली सल्तनत लिखा हुआ मिलता था, तो दिल्ली सल्तनत का क्या मतलब था? वही बात यहां पर है कि 566 में ही गुहिल और सिसोदिया सामने कैसे? पहले कहां पर चले गए थे? पहले भी तो शासन स्थापित कर सकते थे। वही दिल्ली वाली बात है कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों का जो शासन था उस शासन को ही दिल्ली सल्तनत के नाम से पढ़ा जाता है। मुसलमानों ने ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों ने जब सुल्तान की उपाधि धारण की थी तो हमने उसका नाम दे दिया दिल्ली सल्तनत। उसी प्रकार हम इसकी बात करते हैं कि 566 में यह अचानक से कैसे सामने। अब अलग अलग इतिहासकारों का मानना है कि ये अलग अलग जगह से आए थे। जैसे कर्नल टोड, इतिहास किसने लिखा था राजस्थान का? भारत का किसने लिखा था? वेरी गुड। और इंडिया विश्व का किसने लिखा था? कर्नल टोड। हिस्टोरिका तो लिखा था, लेखक कौन था हिस्टोरिका का? हेरोडोट्स था। ठीक है, विश्व हिस्ट्री राइटर ऑफ हेरोडोट्स, राजस्थान हिस्ट्री राइटर ऑफ कर्नल जेम्स टोड, और इंडिया हिस्ट्री राइटर ऑफ
वेद व्यास जी। महाभारत की रचना की थी वेद व्यास जी ने। और कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान का वर्णन किया था, वो पुस्तक कौन सी थी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ ए राजस्थान। वेरी गुड, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर राजस्थान का जिक्र किया गया। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड एक बात बताता है कि ये जो मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया वंश है, ये कहां से संबंधित है? विदेश से। भाई ये विदेशियों की संतान है। जब मैं आपको राजस्थान के चौहान पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक में हम इस पर बहुत अच्छी सी चर्चा करेंगे कि कौन से आधार पर माना गया था। कर्नल टोड यह बताता है कि राजस्थान के जो राजपूत है या भारत के अंदर जिस राजपूतों ने शासन किया, यह संख और सीथियन जाति से संबंधित है। तो हम वहां पर पूरी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आधार पर टोड यह कह रहा है कि राजस्थान के राजपूत विदेशी थे, और वो मत उसके कौन कौन से है, आधार कौन कौन सा है, उसके पास में प्रमाण कौन सा मिला था। वो तमाम बात हम करेंगे राजस्थान के चौहानों में। आज अपने को इतना ही याद रखना है। एक इतिहासकार का नाम है अबुल फजल। अबुल फजल, ये अबुल फजल एक बात बताता है कि मेवाड़ के गुहिल और जो सिसोदिया वंश है, यह ईरान का कोई शासक था और उसका नाम था नौशे खां। नौशे खां इसकी संतान है और अपने पास में एक अच्छा सा प्रमाण है, और वो प्रमाण कौन सा है? देखो, और कौन दिखेगा? और पीढ़ियों कौन दिखे? चलो चेंज कर लेंगे, लाल तो दिखे, आप सारो लाल ही काम में ले लेंगे। अब देखो, एक तो है मेवाड़ का झंडा, मेवाड़ का झंडा। एक बप्पा रावल, बप्पा रावल, बप्पा रावल ने सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के थे वो? सोने के। हाँ, बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे। ये दो प्रमाण अपने पास में है और ये बताते हैं कि यह राजवंश कौन सा है? सूर्यवंशी है। तो किसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मेवाड़ का गुहिल और सिसोदिया वंश सूर्यवंशी है? और आज से प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कि सर्वमान्य मत कौन सा है, तो सर्वमान्य मत भी कौन सा हो जाएगा? यह सूर्यवंशी हो जाएगा। तो यह बात अपने को याद रखनी। अब सूर्य से किस प्रकार उत्पन्न हुआ था, वो बात हमने एक दिन पहले भी की थी, चलो और कर लेते हैं। अब देखो, सूर्यवंश की बात करते हैं। कलर दिखाई दे रहे होंगे? ठीक है। सूर्यवंश, पृथ्वी पर कुछ नहीं था, हम तो दूर की बात है, जीव जंतु भी नहीं था। तब कभी ना कभी पृथ्वी पर दिन रात तो होते ही है। जब सृष्टि तब भी चलेगी तब दिन रात होगा, और दिन और रात किसके बगैर संभव नहीं है? सूर्य के बगैर संभव नहीं है। पृथ्वी पर कुछ नहीं था, इस ब्रह्मांड में भी कुछ नहीं था, तो सूर्य तो जरूर था, और सूर्य अपनी गति पर चलता था और पृथ्वी अपनी गति पर चलती थी, तब वो दिन और रात हो रहे थे। इस सूर्य के वंश में कोई शासक हुआ था या राजकुमार हुआ था, उसका नाम था विवस्वान। क्या नाम था? विवस्वान। इस विवस्वान का ठीक छठा वंशज, छठा वंशज, ये जो छठा वंशज है, इसका नाम था दशरथ। विजयभूप ने, विजयभूप आगे आएगा, दशरथ। ये जो दशरथ है, इस दशरथ के कितने पुत्र थे? सबसे बड़ा राम से छोटा, भरत से छोटा लक्ष्मण, और लक्ष्मण से छोटा शत्रुघ्न। ये देखो, ये चार पुत्र। रामायण पढ़ेड़ी है, देखेड़ी है, पढ़ेड़ी तो कोनी, देखेड़ी है, देखेड़ी है। आप पूरी रामायण देख लिया, लास्ट में बात लव कुश पर आ जाए लव कुश पर। लव कुश पर आने के बाद में कि सीता राम घरू निकाल देवे, और बिंग बाद में बट दो बिंग पुत्र हो जावे, और बई राम के सागे फिर युद्ध करन खातर आवे। तीनों बैठाओ घटे जिक्र हुआ के इतिहास में। इतिहास तो दूर की बात है, अभी रामायण में ही हुआ के घटे, कोई जिक्र को नहीं। मैं ब्याह किंग ऐसा ब्याह तो एक बार सारा इकट्ठा हुआ दिखा देवे, बाकी आंगो वंश जाके कौन बढ़ा? वंश आगे किंगो बढ़ियो? राम को बढ़ियो। ये राम को ब्याह किंग ऐसा हो? बताओ, सीता कटेगी छोरी जनक की है, मिथिला की राजकुमारी थी। ठीक है, कहां की राजकुमारी? मिथिला की राजकुमारी थी, और इसके पिता का क्या नाम था? जनक नाम था। ठीक है, राजा जनक की पुत्री थी। राम और सीता से दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, एक तो था लव और दूसरा कुश। ये जो कुश है और ये जो लव है, इस कुश के वंशज है, वो तो अपने आप को आमेर का कछुआ वंश भी मानते हैं। आमेर में इसकी भी बात करेंगे कि राम के बेटे कुश का वंशज बताया जाता है, इसीलिए यह है कछुआ वंश।
अब हम बात करते हैं, ये जो लव है, इस लव की जितनी भी संतान थी वो चली गई सारी की सारी कहां पर? ईरान। और हो सकता है ईरान के अंदर इस्लामिक सत्ता थी और वहां जाकर इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और अबुल फजल बताता है कि ईरान के शासक नौशेका की संतान है, जब उसे मौका मिला था तो वो शायद वापस भारत में राजपूत बनकर आ गए होंगे। लेकिन यह बात अपने पचने वाली है नहीं कि सर वहां जाएगा ईरान में, वहां जाकर तो इस्लाम स्वीकार करेगा, 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी या 15 पीढ़ी बाद में वो वापिस भारत आएगा, और वापिस भारत आएगा तो फिर आकर यहां पर हिंदू क्यों बनेगा, राजपूत क्यों बनेगा? वहां से इस्लामिक आएगा तो यहां पर इस्लाम हो सकता है कि वो इस्लाम का प्रचार करे। तो ये बात हो भी सकती है, लेकिन हम ज्यादा जोर नहीं देंगे इस बात पर। भगवान जाने क्या सच्चा है क्या झूठा है। उसका ठीक 108वां वंशज विजयभूप। अब आपने कई जगह नाम सुना होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो राम कौन से कुल से संबंधित था? रघुकुल से। यदि आपसे पूरा गहराई से पूछा जाए कि ये उत्पन्न कौन से वंश में हुए थे, चाहे राम हो चाहे रघु हो, चाहे राम का बाप हो चाहे राम का ताऊ हो चाहे राम का परदादा या 8वां दादा हो, ये कौन से वंश में उत्पन्न हुए थे? सबसे पहले तो ये हुए थे इक्ष्वाकु वंश में। और इक्ष्वाकु वंश से धीरे धीरे इनका अलग अलग बढ़ता आया। जैसे कोई प्रतापी शासक हुआ रघु, तो लोग उसके नाम पर रख देते थे अपने वंश का नाम। जैसे गुहादित्य के नाम पर मेवाड़ में गुहिल वंश पड़ गया था, इसी प्रकार कोई रघु नाम का शासक हुआ होगा और उसके नाम पर इसका रघुकुल नाम पड़ गया होगा। लेकिन इसका मूल रूप से यदि वंश देखा जाए तो मूल रूप से जो वंश है वो है इक्ष्वाकु वंश। ये इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे और इक्ष्वाकु वंश से ये रघु वंश में आए। रघु कोई नाम का शासक हुआ था और रघुकुल रीत सदा चली आई। ये बात आगे चलकर सामने निकल गई होगी और राम से यह बात अपनी विजय भूप तक पहुंच गई। अब देखो, विवस्वान से लेकर और विजय भूप तक जितने भी शासक हुए थे, इन सब शासकों की जो राजधानी है यह कहां पर मानी जाएगी? अयोध्या मानी जाएगी। ठीक है, ये विजय भूप, इसका कोई छठा बेटा, कोई जो बताते हैं इसका पुत्री था जिसका नाम था शिलादित्य। और इस शिलादित्य ने अपनी राजधानी परिवर्तन कर ली थी और शिलादित्य राजधानी बना देता है बच्चों गुजरात में। और गुजरात में एक स्थान था, उस स्थान का नाम था वल्लभी नगर। वल्लभी नगर, यहां इसकी राजधानी बन जाती है। इस शिलादित्य का विवाह किया गया था आबू में और आबू के अंदर इस समय परमार वंश का शासन हुआ करता था। और परमार वंश की जो राजकुमारी थी, इस राजकुमारी का नाम था पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती। आबू के परमार वंश की राजकुमारी, और राजकुमारी के साथ में विवाह कर दिया गया किसका? पुष्पावती। पुष्पावती और शिलादित्य दोनों पति पत्नी बनते हैं और पुष्पावती अपना मायका छोड़ के ससुराल, इसका ससुराल कहां पर हो गया? वल्लभी नगर हो गया। ये आ जाती है वल्लभी नगर में। अब क्या होता है, लिख मत गुड़िया, मैं लिखवा दूंगा बाद में। वल्लभी नगर पर क्या होता है, कोई अरब आक्रमणकारी आए थे, अरब आक्रमणकारी, और इस पर आक्रमण कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुष्पावती के 6 पुत्रियां हो गई थी, पुत्र नहीं हुआ एक भी। समाज में इस महिला को फिर अलग ही नजर से देखा जाता है। इसीलिए शिलादित्य ने कहा कि तू वापिस जा आपकी कुल देवी के यहां। आबू के परमारों की कुल देवी जो है वो है अर्बुदा माता। कौन सी माता? अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का मंदिर आबू में बना हुआ है और यह वल्लभी नगर से आती है। अर्बुदा माता के मंदिर में पुत्र प्राप्ति की मनोती मांगते कि मेरे को अगला जो मेरा डिलीवरी हुए वो बेटे के रूप में हो जाए, और इसीलिए मैं आपके चरण पकड़ती हूं। ये यहां पर आई हुई थी और अरबों ने पीछे से वल्लभी नगर पर कर दिया आक्रमण। इस आक्रमण में शिलादित्य भी मारा जाता है और इसकी 6 पुत्रियां भी मारी जाती है। एक तरीके से वल्लभी नगर का जो राजवंश था यह खत्म हो जाता है। यह अर्बुदा माता के मंदिर से वापिस चली। जब वापिस जा रही थी तो गुजरात के अंदर, जैसे ये गुजरात में एंटर हुई, यहां पर एक स्थान था और स्थान का नाम था वीरनगर। वीरनगर, वीरनगर या इसका दूसरा जो नाम है वो है बड़नगर। वीरनगर या बड़नगर। इस गांव के अंदर एक ब्राह्मणी थी और उस ब्राह्मणी का नाम था कमलावती। कमलावती, इस कमलावती ब्राह्मणी से मुलाकात होती है। इसका सब कुछ नष्ट होने के बाद में इसको सती होना है। राजपूत समाज में यह प्रथा इस समय जोरों पर चलती थी, अन्य समाजों में कम होती थी लेकिन राजपूत समाजों में ज्यादा हुआ करती थी। अब क्या था कि इसको सती होना है।
सती 3 कंडीशन थी। एक तो जिसके पति की मौत हो गई उसे सती होना जरूरी था कि सती होना ही पड़ेगा। दूसरी, जो गर्भवती है वो महिला सती नहीं हो सकती। तीसरी, जिसके पति की मौत हो गई वो अपने बाप के घर भी नहीं रह सकती। ये 3 कंडीशन थी और आज तीनों की तीनों कंडीशन किस पर लागू है? इस पुष्पावती पर। गर्भवती भी है, पति की मौत भी हो गई और बाप के घर भी नहीं रह सकती। अब ये पुष्पावती टेंशन में आती है। कमलावती ब्राह्मणी के पास में जाती है और जाकर कहती है, बहन मेरा थोड़ा सा सहयोग कर, मेरे को सती होना है। इसने कहा इस समय तेरा सती होना ठीक नहीं है, क्यों? तेरे गर्भ में बच्चा है और एक बच्चे की हत्या का पाप तेरे को लगेगा। हो सकता है तेरा स्त्रीत्व धर्म तेरे को मिल जाए, लेकिन यह बात नहीं मिलेगी। बेचारी दुखी होती है। अब दुखी होने के बाद यह कमलावती ब्राह्मणी इसको एक गुफा में ले जाती है और इसी गुफा में ठीक 3 महीने बाद इसने एक बच्चे को जन्म दिया था। गुफा में जन्म होने के कारण उस बच्चे का क्या नाम रखा गया था? गुहादित्य नाम रखा गया था। और इसी गुहादित्य ने 566 ईस्वी में स्थापना कर दी थी कौन सी रियासत की? मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर को अपने नाम पर वंश भी रख दिया था, कौन सा? गोहिल वंश। बताओ यहां तक बात समझ में आई? अच्छे तरीके से आई। इस प्रकार अपना मेवाड़ का जो वंश है वो शुरू होता है। अब देखो आगे की बात। आगे क्या होता है? जब वो बच्चा, उसका लालन पालन वो ब्राह्मणी करती है, बच्चे को खुद रख लेती है, वो सती हो जाती है। सती होने के बाद में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। यदि बच्चा अपनी मां के पास में रहे तो लगभग 6 महीने में पहचानने लग जाता है कि ये मेरी मां है। और यदि मां के पास वो कभी न भी रहे तो उसके जो दिमाग विकसित होता है, अपने एक सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत, उस सिद्धांत में ऐसा माना जाता है कि माँ बाप से दूर रहता हुआ बच्चा 8 साल में पहचानने लग जाता है कि मेरी माँ है या नहीं है। बच्चा बात भी समझने लग जाता है कि मेरी माँ है या नहीं है। इसके तो माँ और बाप दोनों ही नहीं थे बेचारे के। अब क्या था, इसका लालन पालन तो कर रही थी यह ब्राह्मणी कमलावती, इस ब्राह्मणी के पास में रहता। और इसका जो पहला केंद्र था वो था अपना गुजरात का वल्लभी नगर। अब यह बच्चा कमलावती से थोड़ा सा दूर होता है धीरे धीरे। इसके दिमाग में बात आती है कि ये मेरी रियल मां नहीं है। एक दिन ये ब्राह्मणी से पूछता है कि बता मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। इसने कहा बच्चा है अभी, क्यों इसके दिमाग पर जोर दिया जाए। इसने 2-4 दिन बात नहीं बताई। ये ज्यादा दुखी हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और गुस्से के अंदर कहता है कि बता दे नहीं तो तेरा कत्ल कर दूंगा। फिर इसने सारी बात वो बता दी जैसे मैंने आपको बताई थी कि ये हुआ था तेरे परिवार के साथ। अब कमलावती ब्राह्मणी से यह वल्लभी नगर की ओर जाता है। देखो कमलावती ब्राह्मणी कौन से गांव में रहती है? तो गुजरात का हमने गांव पढ़ा था वीरनगर। वीरनगर से इसको वल्लभी नगर जाना है। यह चल दिया, यहां से आ जाता है। यहां आकर देखता है तो यहां पर तो खंडर पड़े थे, वो तो लूटपाट करके चले गए थे। अरबों को क्या मतलब था यहां पर रहने से। और फिर यहां से यह वापस चलता है। जैसे वापस चलता है तो बीच में एक जंगल, इस जंगल में बिल्लों के बच्चे, और वो बच्चे गाय चरा रहे थे। इन बच्चों के साथ में जाकर खेलने लग जाता है, भटकता घूम रहा है। और जैसे जैसे सूर्यास्त होती है, शाम को घर भी जाना है। अब दूरी जब थोड़ी ज्यादा रह गई, जंगल का रास्ता था, बच्चों के साथ में खेलते खेलते लेट हो जाती है। अब जैसे तैसे एक रात तो इस गांव, जो जंगल था, इस गांव का नाम था बच्चों ऊंदरी। कौन सा गांव है? ऊंदरी। उदयपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। ऊंदरी बाग होने में किथे ऊंदरी जानो बा गरांग में लादा बा एक ऊंदरी हुआ बिन चुस्सी का, ठीक है। ऊंदरी नाम तो गुरगो ही नाम हुआ है। घरे थारा भी नाम अलग अलग हुआ, कि कोई कालती, कि कोई दौड़ती, कि कोई बुरती हुआ, कौन हुआ अलग अलग नाम हुआ। तो इंगो भी एक लाडगो नाम हो ऊंदरी, भी वास्तविक नाम तो चुस्सी हुआ या चुई हुआ। आप हमें ऊंदरी बना के छोड़ दिया। ये ऊंदरी गांव के अंदर छोटा छोटा बिल्लांगा टाबर टोकड़िया चरावे, गाया चरावे, बंगसा के जाके खेलन लाग गयो। अब जानो पड़े तो वापिस जावे खटे ए टाबर तो सारा आप घरे उठ गया। ओ बापड़ो एक घर के बारह जिया क्या करके रात निकाल दी। आगलो दिन जिये सुबह हुई, टाबर फिर गया लेके जंगल में गया, बंग सागे सागे वो भी जंगल में चले गए, जाके खेलन लग गयो। अब आ बिल टाबरांगो एक भील सरदार जाया करतो सागे, भील सरदार। और ओ भील सरदार देख तो आई रुखाड़ी करतो कि कोई जगह जगह पानी का जोड़ा भरिया पड़े, कोई टाबर जोड़ा में न पड़ जावे, कोई जंगली जानवर न खा जावे, कोई सांप सरप शेर चित्ता बाघ जो भी है अंग रक्षा करया करतो। और ए टाबर सारा खेल रहा। खेल खेल में ए टाबर कहे आप एक राजा बनावा। और जब राजा बनाने की कंडीशन आई बी टाइम में भील सरदार आ टाबरा देखने लग रही है। और एक भील बच्चे आपको अंगूठो काट के और गुहादित्य को राज्याभिषेक कर दियो। और बुढ़ो खुश हो राजा बन गए।
और पूरा पर आप जितना भी करने भील टावर खेलना लग रहा वहां पर अधिकार भी जमा रहे हो कि तना वो काम करना है, तना वो काम करना है, भील सरदार इन देख रहे हो आप कने बुलायो इना आ गयो बैठ बिठा लियो। आज के बाद में तू ऊंदरी गांव को राजा है अनके ना ना मने चाहिए को नहीं मने यदि राजा मरनो है तो इन वल्लभी नगर को मनाओ। ऊंदरी गांव को राजा क्या मनूंगा ऊंदरी गांव का तो थे हो कि तेरे पक्ष में मैं तेरो राज्य त्यागने लाग रही हूं। मैं आज के बाद में कभी गद्दी पर चाहे कौन बैठूंगा तू ऊंदरी गांव को राजा मन्ने कौन मरनो। अब अन ज्यादा जिद करी तो भील सरदार इन गांव में जाके भीला की सेना इकट्ठी करी और सेना इकट्ठी करने के बाद में इन गुहादित्य ने लेगी वल्लभी नगर में आयो। आगे देखिए तो खंडर पड़ा कि अच्छा को राजा मन के केकरे को हो ना हो यहीं पर हमारा साम्राज्य था और मेरे को वही साम्राज्य चाहिए। थोड़ा सा इस साइड में उत्तर में गए थोड़ा सा और उत्तर में गए तो यहां पर बच्चों मेव जाति थी। हो सकता है वो जाति मेर भी हो सकती है। मेव या मेर जाति का दमन किया इसने भीलों के सहयोग से और 566 ईस्वी में अपना वंश स्थापित कर दिया था अपने नाम पर और इस वंश का नाम क्या दिया था इसने गोहिल वंश। बताओ मेवाड़ का पहला राजवंश किस प्रकार स्थापित हुआ समझ में आई क्या बात। अब अगली बात देखो थोड़े दिन बिलों का सहयोग मिलता है और इसने बिलों को एक बात कही थी कि आपने मैं जो रियासत बनाई है मैंने इस रियासत का नाम है मेवाड़। इस मेवाड़ में भील जो है ये भील बिना करके रहेंगे बिलों से कभी भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। आगे चलकर इस वंश का एक शासक हुआ था और उस शासक का नाम था महेंद्र सेकंड और ये महेंद्र सेकंड यहां का शासक बनता है और शासक बनने के बाद में यह बिलों पर कर लगा देता है। देखो गुहादित्य बिलों का सहयोग लेता है और सहयोग लेते हुए कहता है कि जिंदगी भर बिल यहां पर बिना कर रहेंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा और यह आदमी आते ही महेंद्र सेकंड बिलों पर कर बढ़ा देता है। जैसे ही बिलों पर कर बढ़ाया बिलों ने विद्रोह किया कि तेरे पूर्वज ने हमारे पूर्वजों को कहा था कि कभी भी मेवाड़ में भविष्य पर आप पर टैक्स नहीं लगेगा तो आप टैक्स क्यों ले रहे हो। इसने कहा मेवाड़ में रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा। बिलों के अलग अलग कबीले हुआ करते थे। जब कल्चर वाले सर आपको राजस्थान की जनजातियां पढ़ाएंगे उसमें एक जनजाति पढ़ाएंगे भील जनजाति और उस भील जनजाति की सारी कल्चर पढ़ाएंगे कि वो कौन सी प्रवृत्ति में रहते हैं। जैसे अपने हिंदू समाज के अंदर यदि कोई लड़का किसी लड़की को या अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता है तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। कोर्ट में जाओ यदि दोनों तैयार है तो ही डिवोर्स माना जाएगा यदि एक नहीं देना चाहता तो नहीं होगा। बिलों के अंदर यदि पत्नी को छोड़ना है तो बिन एक ही बात कहोगे तू पानी को घोड़ो ले गया तालाब पर जाके बा पानी को घोड़ो ले गया आवेगी और धीरे से पीछे जाकर बिन चूनड़ी को पल्लू फाड़ देगा और पल्लू हाथ में लेके कह देगा तलाक तलाक तलाक। आज के बाद में तेरे से आगे मेरे कोई लागू देखो कौन बिल्ला की लुगा यहाँ बहुत समझदार हुआ है भाई इसी कोई गलती कौन पर है क्यों बोमियो मन के कद्दी वो यहाँ पाड़ कर पड़ा के कैस के कि तलाक है आप। तो ए भील जनजाति की दो चार बात। अब बिला के काम करो बिला इनको पिछो लियो। अब इन्हें तो मार दियो महेंद्र ने तो इन महेंद्र को एक पोतो और भी पोते को नाम हो बप्पा रावल पढ़ियो नहीं थे नाम बप्पा रावल। और बात बताऊंगा था ना बप्पा रावल की। बप्पा रावल के पीछे हो गया महेंद्र ने मारने के बाद में कि तू जीव तो खटे बच्चा को और बाज के चले गयो हरित ऋषिकन। कौन से ऋषिकन हरित ऋषिकन हरित ऋषिकन ये हरित ऋषिकन चले हो गए और जाके कहो गुरुजी बात आ है कि बिल गैल हो गया और बिल मारेगा तन्ने क्यों मारेगा मार दादा गड़बड़ कर दी कोई लंबे टाइम की वादो उड़ो वो वादो तोड़ के टैक्स लेना शुरू कर दिया और बिल गुस्सो आ गया और बिल धरती पुत्र आदमी हुआ मन बेरो को नहीं रंगड़ हुए खटे मारे मरे गैल हो रहे मेरे और इन रोक्यो जिया किया कि ठीक है तने मैं कौन मार दू तू अठहरे। और एक गुरुजी रहा करता आपके आश्रम में और गुरुजी कहो बप्पा रावल तू मेरी गाय चरा के लेकर। बचपन में बप्पा रावल ने हरित ऋषि की गाय भी चराई थी। अब ये इसकी गाय चराता है। अब सुबह इन गाय दे के भेजता गुरुजी शाम ने गाय वापस डेरे के अंदर आती एक गाय दूध कौन देती और गुरुजिया सोचो कि टाबर है दूध को लालचा गड़बड़ कर तो लगे राह में दूध पिया कटेगा दो चार फटकार दी बोले गुरुजी अपन दूध को कोई लालच को नहीं 2 वक्त की रोटी मिल रही है बहुत है मन कोई मतलब को नहीं दूध पीणु। अगले दिन भी गा के गैल हो गयो बप्पा रावल की देखू तू शाम ने जाके दूध देवे क्यों पूरे दिन भी टंडरेली करी। शाम ने पतो चालू बात एक निर्जीव स्थान पर जावे एकांत जगह पर बैठे कोई को नहीं हुए और बैठे जाके सारो दूध व जमीन पर निकाल देवे और जटे दूध निकाले बटू खोद के देखी तो बटे के निकलियो एक शिवलिंग निकलियो
और इस शिवलिंग ने आपा के कहने लग गया एक नाथ लिंग नाथ जी एक लिंग जी, ए निकल गया एक लिंग जी। अब देखो आगे की बात, जाके गुरुजी ने कहो गुरुजी थे मेरे पर इल्जाम लगा रहा कि दूध कुण पी रही है कुण नहीं पी रही है, दूध वो पत्थर पी रही है। गुरुजी बोले ऐसो कौन सो पत्थर है कि पत्थर दूध निकाल के पी रही है कि हाँ। गुरुजी आगे देखा शिवलिंग निकलो तो गुरुजी बड़ा प्रसन्न होया कि तो छोटो सो बच्चो है और ये बच्चन साक्षात शिवजी दर्शन दिया है, तो कलांतर में बहुत बड़ो आदमी बनेगो। तो बेटा मेरो तो जाने को टाइम हो गया, आज के बाद में डेरो तेरो ये आश्रम ने तू संभाल, मैं देवलोक जाऊंगा, ठीक है कि सुबह जल्दी तू मेरे कन आ जाए, मैं जाता टाइम तन कीन दे के जाऊंगा। और टाबर खेलन लाग गयो या उठने में देरी कर दी और सुबह 5 बजे खड़े हो गए, बात याद आई गुरुजी गिर भाग्यो आगे देखो तो गुरुजी देव विमान में बैठ के ऊपर जाने लग जा, सामने बाज तो आया तो गुरुजी देव विमान रुकायो कि यार बच्चों आ रहे हो बिन 2 बात कह के जानिए, देव विमान रोक्यो। आगे खड़े हो गए बोले हाँ गुरुजी के का, ऊपर देखने लग रहे हो गुरुजी का नहीं, गुरुजी कहो तेरा मुंह खोलियो, गुरुजी भी कान थूक्यो। अब थूकता है वो सोचो गुरुजी मेरे अंदर थूक गया, वो साइड में हट गयो, वो थूको जो कदम में जाके पड़ गया। बेटा यदि तू ओ थूक गिट जा तो तू अमर हो जाए, तो तेने कोई मारना वाला कोई नहीं हो। अरे तेरे पगा में गए हुए तो कालांतर में वो मेवाड़ को एक बड़ो विशाल राज्य बनाएगा और वो तेरे कदमा में रहेगा। और गुरुजी को जो को वचन हो, गुरुजी को जो को आशीर्वाद हो, वो बहुत बड़ो कामयाब हो और आगे चल के मेवाड़ को सारा शक्तिशाली शासक बनो जो को बप्पा रावल बनो। बप्पा रावल की मैं थान के बात बताऊं, बप्पा रावल जो को आदमी है वो चित्तौड़ के किले को पहलो विजेता है, चित्तौड़ दुर्ग। बताओ इन दुर्ग को निर्माण कौन करवायो, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य, चित्रांग या फिर चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य निर्माण करवायो, ठीक है। अगली बात, चित्तौड़ के दुर्ग के ऊपर बप्पा रावल जब मेवाड़ को शासक बने बी टाइम मान मौर्य नाम का कोई शासक हो। बप्पा रावल के समकालीन चित्तौड़ का शासक कौन था, तो मान मौर्य था। और इस मान मौर्य को पराजित करते हुए इसने चित्तौड़ के दुर्ग पर अपना अधिकार किया था। बप्पा रावल को चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम विजेता कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा चित्तौड़ दुर्ग का पहला विजेता कौन है, तो बप्पा रावल है। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में इस किले को अपने अधिकार में लिया था। प्रश्न पूछा जाएगा कि चित्तौड़ दुर्ग का पहला आक्रमणकारी कौन है, बताओ चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम आक्रमणकारी कौन करे आक्रमण, पहलो प्रथम आक्रमणकारी अफगानिस्तान का सूबेदार था और सूबेदार का नाम था बच्चों मामू। अफगानिस्तान का सूबेदार और नाम क्या था, मामू। चित्तौड़ दुर्ग का पहला विजेता कौन, मामू। अब देखो चित्तौड़ को दुर्ग पटा दियो के गलतराड़ा गुर्जा ओ है, ओ जो को है नी बीच के अंदर एक टावर दिख रहा था ने, इनको नाम है विजय स्तंभ। कौन करवायो विजय स्तंभ को निर्माण, विजय स्तंभ को निर्माण करवायो टावरो महाराणा कुंभा। राजस्थान में स्थापत्य कला को जनक किने कहीजे, कुंभा ने कहीजे। स्थापत्य कला के जनक के बारे में आपन बात बता के गया, वह बता के गया वीर विनोद का लेखक श्यामल दास जी। कौन हो वीर विनोद का लेखक है, श्यामल दास। खटे का निवासी है श्यामल दास जी, भीलवाड़ा का निवासी है, ठीक है, भीलवाड़ा के निवासी थे। इसने कहा था कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कुंभा है, कि मेवाड़ के अंदर कुल कितने दुर्ग हैं, 84 दुर्ग है, उनमें से 32 किसने बनाए थे, कुंभा ने बनाए थे। इसीलिए राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन हो गया, कुंभा। स्थापत्य कला क्या होती है, दुर्ग मंदिर और महल बनाने की कला स्थापत्य कला। और सीधा पूछा जाए कि स्थापत्य क्या है, तो स्थापत्य एक बहुन निर्माण की कला है। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है तो वो एक स्थापत्य है अपने आप में। और वैसे अपने कल्चर के अंदर पूछा जाए कि स्थापत्य कला क्या कौन सी कला होती है, तो दुर्ग मंदिर और महल बनाने की जो कला है वो कौन सी कला है, स्थापत्य कला है। विजय स्तंभ, इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। इस दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान से हुआ था, अफगानिस्तान से हुआ था। और करने वाला आदमी कौन था, तो मामू था। प्रश्न बनता है कि इस दुर्ग को सबसे पहले विजय किसने किया था, इस दुर्ग का प्रथम विजेता कौन हो जाएगा, तो बप्पा रावल हो जाएगा। और बप्पा रावल ने कब किया था, तो 734 ईस्वी में किया था। हालांकि इसने राजधानी नहीं बनाई है, राजधानी आगे चलकर बनाएंगे। ये अपना चित्तौड़ का दुर्ग। और कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाए कि कौन कौन सी नदियों के किनारे है, तो भाई 1-2 नदी है गंभीरी
और एक इनकी दूसरी सहायक नदी कौन सी है? बेड़च। कौन सी नदियां के किनारे है? गंभीरी और बेड़च। अब इनका दर्शनीय स्थल की ताक है, दर्शनीय स्थल कल्चरल गुरु जी बता देगा था ना, इनका पद्मिनी को कुंड है, पद्मिनी को महल है, बहुत सारी छतरियां, सारी चीज, 7 प्रवेश द्वार है, सारी की सारी चीजें पैथान कल्चरल गुरु जी बता देगा। ठीक है। बप्पा रावल ओ है किडो के देख लो ओ एक संतरी खड़ी है करना जी आधा घंटा तक आने लग रही है। इतो बड़ो शासक होया करता तो बप्पा रावल। बप्पा रावल की मैं थान बात बताऊं तो बप्पा रावल 35 हाथ की तो धोती पहरिया करता हूं। कितना हाथ की धोती? 35 हाथ की डाक कितनी बड़ी धोती हो जावे? आपने वर्गा 17 आदमी सागे मन जावे एडी बड़ी धोती हुए देख लो बा एक लो पहरिया करतो। 35 हाथ की धोती। दुपट्टो कितना हाथ को होया करतो? इंगो दुपट्टो होया करतो 16 हाथ को, 16 हाथ का दुपट्टा। ठीक है। इंगे खड़ग, खड़ग की डीक बड्डी होया करती है। खड़ग बता छू तो 32 मन की खड़ग। तलवार डाल हुए नहीं पूरी जी की किट हुए खड़ग हुए कि एक तो अठ मांझे रखे हाथ के कि कोई आक्रमण करे तलवार मारे तो बिंग आगे कर दे सीधी और एक हाथ के अंदर तलवार वही है खड़ग हुए। ठीक है। बाकी कितना मन की होया करती? 32 मन की। वो आदमी रोटी खातो बी टाइम 4 बकरा खाया करता, एक सागे 4 बकरा। हाँ एक सागे 4 बकरा खाया करता। दिन में देख लो 4 बार ही रोटी खाया करता। एवरेज कितना बकरा हो गया? 16 बकरा खाया करता। डील गो डाकी आदमी हो ये तो खतरनाक है। चाल तो नहीं जो धरती अपने आप में जगह देती कि गुरुजी आराम निकल दिए थे कोई पग जोरू ना मिल दी। ये तो विशाल शासक को गुरु जी को आशीर्वाद। मेवाड़ में अन आदमी सोने का सिक्का चलाया, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। इस आदमी ने कैलाशपुरी उदयपुर में एक मंदिर बनवाया था, सास बहु मंदिर। कैलाशपुरी उदयपुर में इसने मंदिर बनवाया था। कौन सा? एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर। और ये जो एकलिंग जी का मंदिर है ये कौन से गांव में है? कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। इसका इसने निर्माण करवाया था। ठीक है। और मैं बताऊं बप्पा रावल की बात आपको, एक तो यह मंदिर बनवा देता है, इसे कहा जाता है मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक। कई बार प्रश्न पूछा जाता है मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? बप्पा रावल हो जाएगा। ठीक है। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक क्यों? इसने यदि पहली मेवाड़ की राजधानी बनाई थी। इससे पहले मेवाड़ में जितने भी शासक थे शायद 8 से 10 शासक निकल गए थे पीछे, उसका इतिहास अपने पास में है नहीं। और उन 8 से 10 शासकों ने किसी ने भी अपनी राजधानी नहीं बनाई थी। और मेवाड़ की पहली राजधानी या हम कह सकते हैं मेवाड़ की प्रथम राजधानी जो किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने बनाई थी। और कौन सी बनाई थी मेवाड़ की प्रथम राजधानी? कौन सी है बच्चों? नागदा। और नागदा भी कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। ये चित्तौड़ उदयपुर से जुड़ी हुई सारी कहानी है, चित्तौड़ से मिलेगी। ठीक है। तो ये अपनी बात। अब देखो आगे की बात। यह तो थी अपने मेवाड़ की वास्तविक संस्थापक की बात। मेवाड़ का संस्थापक पूछा जाएगा तो गुहादित्य हो जाएगा, और मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? बप्पा रावल। दोनों पर्सन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेवाड़ का संस्थापक कौन था या मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, तो मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? अब मैं आपको रिवाइज, कोई प्रश्न पूछना है क्या या रिवाइज करवा दूं या लिखवा दूं? लिखवाऊं? देखो हमने मेवाड़ के बारे में पढ़ा। इस मेर से 2 शब्द निकले थे, एक तो मेव दूसरा मेर, और वाड़ का मतलब हमने निकाला था रक्षा करना। मेवाड़ की स्थापना 566 में गुहादित्य करता ही है। किस प्रकार करता है वो सारी बात हमने पढ़ी है। वर्तमान जिले ये आ जाएंगे 4-5, राजवंश 2 हो जाएंगे, पहला गुहिल और दूसरा सिसोदिया। इसका राणा हमीर संस्थापक है। सिसोदिया वंश की हम आगे बात करेंगे। और मेवाड़ का कुल देवता हमने पढ़ा एकलिंग जी। हमने कुल देवी भी पढ़ी थी बाण माता। फोटो के अंदर दिखाई दे रहा आपको बाण माता? ये देखो ये बाण माता है और बाण माता के सामने बप्पा रावल हाथ जोड़ रहा है। बप्पा रावल इससे कुछ मांग रहा है। ठीक है। तो ये इसकी कुल देवी और हमने वो पढ़ी थी। उसके बाद
हमने पढ़ा था कि विदेश के जो उत्पत्ति की सिद्धांत है वो किस प्रकार है। कर्नल टोड तो बताता है ये विदेशियों की संतान है, अबुल फजल बताता है ईरान के नौसेना की संतान है, मेवाड़ का झंडा और बप्पा रावल के सिक्के, इस पर सूर्य की आकृति अंकित है, इसीलिए हमने मान लिया कि ये सूर्यवंशी सिद्धांत है। इस चीज पर आप ज्यादा गौर मत करना, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि सूर्य वंश से वंश किस प्रकार निकलकर सामने आया। तो सूर्य का कोई विवस्वान नाम का सूर्य वंश के अंदर शासक हुआ था, छठा बेटा दशरथ हुआ था, दशरथ का बेटा राम, राम का विवाह हमने सीता के साथ में किया और सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। लव और कुछ दो संतान हुए, लव के जो वंश थे वो ईरान चले गए, जो कुश था यह चला गया, कुछ का 108वां वंशज था विजयभूप, विजयभूप का कोई वंशज हुआ था शिलादित्य, शिलादित्य ने अपनी राजधानी बदली थी वल्लभीनगर, इससे पहले राजधानी कहां पर थी, अयोध्या था। इसका विवाह जो किया गया था वो आबू के परमार वंश की राजकुमारी पुष्पावती के साथ में किया गया था और पुष्पावती से 6 पुत्रियां होती है। अगली बार जब यह गर्भवती हुई तो अर्बुदा माता के मंदिर में पुत्र प्राप्ति की मनौती मांगने के लिए गई, पीछे से अरबों का आक्रमण हो जाता है और इस आक्रमण में वल्लभीनगर नष्ट हो जाता है और यह कमलावती ब्राह्मणी के सहयोग से सती होने से बच जाती है, गुफा में एक बच्चे को जन्म देती है। गुफा में जन्म होने के कारण इसका नाम गुहादित्य रखा गया था और इसी ने 566 ईस्वी में अपने मेवाड़ की स्थापना की थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि भीलों का सहयोग, उंदरी गांव का भील सरदार इसे अपने पक्ष में, इसके पक्ष में राज्य त्यागते हुए अपना गांव छोड़ता है और फिर यह भीलों को कहता है कि वल्लभीनगर में चलो। फिर उत्तर में मेव जाती थी, उसको हटाकर 566 में इसने अपना वंश स्थापित किया और भीलों को कहा कि जब तक मेरा मेवाड़ रहेगा तब तक भील यहाँ पर कर मुक्त रहेंगे। महेंद्र द्वितीय नाम का कोई शासक भीलों पर कर लगाता है और भील इसकी हत्या कर देते हैं। बप्पा रावल यहाँ से भागकर चला जाता है हरित ऋषि के आश्रम में और हरित ऋषि के आश्रम में बप्पा रावल रहता था और वहां पर गाय का कोई दूध का चक्कर शिवलिंग इसको दर्शन देता है और इसको मान लिया गया था एकलिंग जी। चित्तौड़ दुर्ग का इसे प्रथम विजेता कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। 734 ईस्वी में मान मौर्य नाम का यहाँ पर कोई शासक था, उसको हटाते हुए बप्पा रावल ने इसको अपने अधिकार में लिया था। चित्तौड़ दुर्ग का पहला आक्रमणकारी हो जाएगा अपना बप्पा रावल। उसके बाद मामू हो जाएगा पहला आक्रमणकारी। उसके बाद हमने देखा चित्तौड़ का किला और चित्तौड़ के किले में हमने पहला आक्रमणकारी अफगानिस्तान का सूबेदार मामू पढ़ा, विजेता हमने बप्पा रावल को पढ़ा। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है और इसके अंदर हमने पढ़ा विजय स्तंभ और विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को भारतीय डाक तार विभाग ने 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था और भी इसकी चर्चा करेंगे जब मैं महाराणा कुंभा पढ़ाऊंगा उसमें। और ये तमाम बातें हमने की थी कि श्यामल दास हमें बताता कि कुंभा राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक था। अब बताओ